देख रहे हैं द देसी खबर। आज हमारे साथ हैं अक्षय आर्या जी। अक्षय आर्या पहले एक शिक्षाविद हैं और जिला भाजपा के नगर मंत्री भी। ये बिहार सरकार की नीतियों पर भी कई दफा अपनी राय बेबाकी से रख चुके हैं। बाढ़ में राहत पहुंचाने का काम हो या फिर कोरोना काल में राशन पहुंचाने का काम, ये हमेशा आगे रहते हैं। तो आइए इनसे ही जानते हैं ये या इनकी पार्टी गरीबों की मदद के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे द देसी खबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी, और आपके इस वेब न्यूज पोर्टल द देसी खबर की पूरी टीम को शुभकामनाएं और इस धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, 2011 में आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहे, फिर 2015 में आपने संघ से जुड़े रहे, फिर 2019 में आपने भाजपा की सक्रिय सदस्यता ली। तो ये शिक्षा के क्षेत्र से सीधे राजनीति के क्षेत्र में आना कितना सही रहा, क्या सब अड़चने आई, बताइए आप। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, विश्व में राजनीति शास्त्र के जो जनक जो कहे जाते हैं वो अरस्तु महान शिक्षाविद थे, और हमारे देश में भारत में राजनीति के पितामह, नीतियों के जनक आचार्य चाणक्य को कहा जाता है, और वो आचार्य चाणक्य भी एक शिक्षाविद थे। तो शिक्षा और राजनीति का एक अन्योन्याश्रय संबंध शुरू से रहा है। कालांतर में बाहुबल, धनबल, विरासत की राजनीति, इन सब चीजों ने राजनीति की दशा और दिशा को बदल के रख दिया। जो पैसे का खेल होने लगा, बाहुबल का खेल होने लगा, और वंशवाद की राजनीति शुरू हो गई, तो इसने कहीं ना कहीं राजनीति की छवि को धूमिल किया है। लेकिन शिक्षा का राजनीति के साथ काफी गहरा संबंध शुरू से रहा है। जी, तो सर, आप अभी जिला भाजपा के नगर मंत्री हैं। इस पद पर रहते हुए आपने आम जनता के लिए, बेगूसराय के जनता के लिए आपने क्या किया? देखिए, भाजपा नगर मंत्री रहते हुए मैंने हमारे अध्यक्ष रुपेश भैया के नेतृत्व में और जिलाध्यक्ष श्री राजकिशोर सर के निर्देश पर, हमारे सांसद आदरणीय गिरिराज सिंह के निर्देश पर हमने घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का काम किया, हमने राशन वितरण का काम किया, और तमाम सामाजिक कार्यों को इस कोरोना काल में हमने प्रतिबद्धता के साथ संपन्न किया है। जी, तो सर, इस बेगूसराय के लोग ये जानना चाहते हैं कि बेगूसराय का नेता और बेटा दोनों गायब है इस कोरोना काल में। बेटा की बात जाने दीजिए, बेगूसराय का नेता कहाँ है? क्या वो चुनाव होते हुए ही आएंगे? क्योंकि अब तक तो उन्हें बेगूसराय आ जाना चाहिए था। इस बात पर मैं कुछ थोड़ा सा विस्तार से मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को पूछ रहे हैं, इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। मैं बता दूं, हमारे सांसद आदरणीय गिरिराज सिंह सिर्फ बेगूसराय के सांसद ही नहीं, देश के भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनके अंदर तीन काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके अंदर में आता है, जिसको कि देखना, सुचारू रूप से चलाना भी उन्हीं का काम है। वो उनकी नजर लगातार बेगूसराय के लिए बनी हुई है, बेगूसराय की जनता पर बनी हुई है। पल पल का अपडेट वो लेते रहते हैं। आपको पता होगा कि सदर अस्पताल में उन्होंने, उन्हीं के पहल पर जांच की प्रक्रिया भी शुरू हुई, कोरोना जांच की प्रक्रिया। तो उनकी नजर हर पल बेगूसराय वासियों पर बनी रहती है। लेकिन चूंकि बीच में लॉकडाउन भी था और उनके ऊपर अभी बहुत सारे कार्यों का जिम्मेवारी भी दिया गया है, तो इस वजह से भी वो बेगूसराय अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द वो बेगूसराय की जनता के बीच होंगे। अच्छा, तो सर, पिछले दिनों पप्पू यादव बेगूसराय आए थे और वो सांसद महोदय गिरिराज सिंह पे काफी जमकर बरसे थे। उन्होंने बोला कि गिरिराज सिंह की औकात नहीं है, काफी बातें उन्होंने की। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव भूतपूर्व सांसद, पहले इनके इतिहास को खंगालिए। ये बड़ा ही हास्यास्पद है कि एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी गिरिराज सिंह जैसे स्थापित नेता को केंद्रीय मंत्री के बारे में ऐसी ओछी बातें करता है। आपको पता होगा कि पप्पू यादव देश के विभिन्न जेलों से घूमकर, भ्रमण करके फिर बिहार में आकर उन्होंने राजनीति शुरू की। कई लोगों की हत्याओं का मुकदमा उनके ऊपर रहा है, और तिहाड़ जेल से कई वर्षों की सजा काटने के बाद वो रिटर्न हुए हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कुछ कमेंट करता है
कुछ घटिया सा कमेंट करता है, कुछ ओछी बातें करता है हमारे सांसद के लिए जो 4 लाख वोट से बेगूसराय से जीत कर आए हैं, तो ये निश्चित रूप से हास्यास्पद है। अभी पिछले दिनों आप अगर जन अधिकार पार्टी के बारे में पता करेंगे, ये पप्पू यादव पश्चिम चंपारण में कुछ दिनों पहले बुलेट से रैली निकाल रहे थे, बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के वो सड़कों पर घूम रहे थे। कैमरे पर उनको पैसा बांटने की बहुत बड़ी गंभीर आदत है, जो कि वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो नियम तोड़ने का उनका शुरू से रहा है इतिहास, और आज भी वो वही कर रहे हैं। तो एक अपराधी किस्म का आदमी अगर हमारे सांसद के लिए कुछ बोलता है, तो इसे गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। सर, आपने नियम तोड़ने की बात की है। अभी हाल ही में तेघड़ा के भाजपा के नेता हैं, उन्होंने जमकर नियम तोड़ा, रैली निकाली, 3 कोरोना पॉजिटिव उस रैली में भी निकल गए। आज राजद के नेता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आपसे, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कार्रवाई करेंगे? मैं इस पर एक चीज स्पष्ट कर दूं जी। कि हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजकिशोर सर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इसमें जो जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी। ये उनके गांव वासियों का उनके प्रति प्रेम था, जो कि गलत था। मैं भी मानता हूं कि इस प्रकार से जुलूस नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन भावावेश में आकर उन्होंने जुलूस निकाल दिया, जिसका कि सुनील राम जी ने मना भी किया और बाद में उस जुलूस को खत्म कर दिया गया। ये गांव वासियों का उनके प्रति प्रेम था। इसको आप भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का या नेता के द्वारा नियम तोड़ने की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। जी। सर, बात कोरोना काल में है तो कोरोना की होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास है, बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार है। टेस्टिंग पहले से ही कम हो रही है और कम कर दी गई है। इसमें सर आपको क्या कहना है? सेंट्रल की तरफ से टीम आई थी, एनएमसीएच के डायरेक्टर ने उन्हें बताया, उन्हें भी छुट्टी कर दी गई, उनकी भी छुट्टी कर दी। तो सर क्या क्या वजह रही है इस सब की? क्या कहना है आपको? जितनी टेस्ट किट्स हमारे पास भारत सरकार ने बिहार सरकार को उपलब्ध कराया है और बिहार सरकार के पास है, उस हिसाब से मैं भी निरंतर पार्टी के तरफ से आते रहता है अपडेट हम लोगों के पास भी, और निरंतर टेस्ट की प्रक्रिया जारी है। अगर टेस्ट नहीं होता तो इतने सारे लोग पॉजिटिव कैसे पाए जाते? निरंतर टेस्ट की प्रक्रिया जारी है। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ना कुछ लूप होल्स हो, जिसको कि भरने की कोशिश और जिसको खत्म करने की कोशिश सरकार के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। और यही कारण है कि एक बार फिर से लॉकडाउन लगाकर जो मरीज हैं उनकी पहचान की जा रही है और उनका टेस्टिंग करवाया जा रहा है। आने वाले समय में भारत सरकार और भी ज्यादा टेस्ट किट भेजने वाली है, जैसा कि हम लोगों को भी सूचना मिली है, और ये जो टेस्ट की संख्या है ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, नंबर इसका ज्यादा होगा। जी सर, भाजपा को जमात बोला जा रहा है, कोरोना फैलाने वाला जमात बोल रहा है, विपक्ष बोल रही है कि आप लोगों ने कोरोना फैला दी। इस पर क्या कहना है आपको सर? मुट्ठी भर कांग्रेसिये और वामपंथी ये घिनौनी बातें कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, मैं याद दिला दूं, ये वही लोग हैं जो जमातुद दावा के सहयोगी थे और जिन्होंने जमातुद दावा का सपोर्ट किया था उस वक्त जब ये जमात के लोग कोरोना फैला रहे थे। और एक बार जब देश में पूरी तरह से ये फैल गया तो जाहिर सी बात है किसी पार्टी के लोग, किसी पार्टी के नेता, किसी पार्टी के कार्यकर्ता बचेंगे नहीं। लोगों में फैल रहा है, लोग निश्चित रूप से नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे जिस तरह से पांव पसार रहा है, इसको आप किसी पर्टिकुलर पार्टी से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। और ये निहायत ही बेवकूफी वाली बात है अगर कोई ये कहता है कि भाजपा कोरोना फैलाने वाली पार्टी है। ये वही लोग हैं, मैं फिर से कहता हूं, ये वही लोग हैं जो जमातुद दावा के समर्थक रहे हैं, ये मुट्ठी भर कांग्रेसी और वामपंथी। सर, बेगूसराय हमेशा भूमिहारों का बाहुबल क्षेत्र रहा है। अभी आरजेजेपी भी नई पार्टी बनाई है, वो भी यहाँ से उतारेगी। तो आपको उस पार्टी से कितनी कंपटीशन आप में कितना रहेगा? क्या वोट बटेगा आप में? मैं एक बात आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये इसलिए है क्योंकि हमारी पार्टी कभी भी जाति पाति में विश्वास नहीं रखती है। सबका साथ सबका विकास, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये मंत्र रहा है शुरू से, उनका ये नारा है। और
भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति पात की राजनीति नहीं की है। ये जो नए कुछ पार्टी आ रहे हैं, राजपा या जो भी हैं, सवर्णों की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में सवर्णों की जो संख्या है, जो प्रतिशत है, वो बिल्कुल कम है। तो क्या उनको लगता है कि सारे सवर्णों को लेकर वो सरकार बना सकते हैं और पार्टी चला सकते हैं? या फिर समाज को तोड़कर जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, समाज को तोड़ने वाली राजनीति, क्या उन्हें लगता है कि ये सक्सेसफुल होने वाला है? कदापि नहीं। समाज को तोड़ने वाले जितनी भी पार्टियां आई हैं, आज देख लीजिए वो हाशिए पर खड़े हैं। समाज के सारे वर्गों को जब तक आप लेकर नहीं चलेंगे, आप कभी भी राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकते हैं। ये मेरा मानना है। जी। सर, भाजपा आलाकमान ने नीतीश कुमार को बिहार का सीएम चेहरा घोषित कर दिया है और आप लोग कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह को सीएम होना चाहिए। उधर चिराग पासवान भी अलग सुर है उनका भी। तो क्या ये एनडीए में दरार की एक है? आप क्योंकि कह मैं रहे आप हैं कि जी जी मैं इस पर ये कहना चाहता हूं कि राजनीति एक ऐसी चीज है जी जिसमें भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। जी कब कौन सा समीकरण बनेगा, कौन सा समीकरण बिगड़ेगा, ये कोई नहीं कह सकता है। नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री, एनडीए के निश्चित रूप से सर्वमान्य नेता हैं, जैसा कि आपने कहा, हमारे आला कमान ने भी कहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ समीकरण बनता है तो जिस प्रकार आदरणीय श्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं, मुझे लगता है और मुझ जैसे तमाम राष्ट्रवादियों को लगता है कि आदरणीय गिरिराज सिंह उसी तरह बिहार में विकास लाएंगे। और मुझे लगता है कि एक मजबूत मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, सिंगल रूप में, जी मैं फिर कहता हूं भविष्य की बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो गिरिराज सिंह आदरणीय मंत्री जी वो निश्चित रूप से एक सशक्त मुख्यमंत्री बिहार में बनेंगे। ऐसा हम सब राष्ट्रवादी लोगों की यही सोच है और यही हम लोग चाहते भी हैं। सर, इस बिहार चुनाव में विपक्ष कहाँ है? आपको विपक्ष से कितनी चुनौती मिल सकती है या मिलेगी? आपको क्या लगता है? जिस तरीके से बिहार में, भारत में विपक्ष नगण्य है, कांग्रेस की जी स्थिति आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता छोड़कर, पार्टी छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। उसी जी प्रकार बिहार में भी बिल्कुल ही विपक्ष नगण्य है। तेजस्वी यादव, जिसको कि कुछ लोग फिलस्वी यादव भी कहते हैं, हालांकि इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जी अपने पिता सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के नाम के अलावे मैं पूछना जी चाहता हूं कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है, उनके पास क्या उपलब्धि है। अगर उनके नाम के पीछे से पिता का नाम अगर हटा दिया जाए, अगर आप उस जी चीज को छोड़कर अगर बात करें, तो तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए क्या किया है? आपको याद होगा कि पटना में जब बाढ़ आई थी पिछले साल, तो यही तेजस्वी यादव झांक कर देखने तक नहीं आए थे पटना की जनता को कि उनका क्या हाल है। और आज जब चुनाव की घड़ी आई है, तब वो कुछ से कुछ टिप्पणी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। जी उनको बताना चाहिए बिहार की जनता को कि आखिर उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। और जी यही इसी वंशवाद की राजनीति की बात मैं शुरू से करता आ रहा हूं कि इस वंशवाद और जातिवाद की राजनीति को बिल्कुल इसका सफाया हो जाना चाहिए। तभी हमारा प्रदेश, तभी हमारा देश विकास कर सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपको हम आने वाले चुनाव की देते हैं कि आप अच्छे से चुनाव लड़िए, जीतिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। कुछ आपका अपील भी करना बहुत चाहिए बेगूसराय के लोगों के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप आज जिला स्तर पर हैं, कल राज्य स्तर पर जाएं और राष्ट्रीय स्तर पर आपकी टीम का नाम हो, जी देसी खबर का नाम हो। और बेगूसराय की जनता से मैं शुरू से ये अपील करता आ रहा हूं और आज भी करता हूं कि कोरोना ने विकट रूप ले लिया है। आप निश्चित रूप से फेस कवर करें, सैनिटाइजेशन निश्चित रूप से करते रहे हैं, हाथ साफ करते रहे हैं, क्योंकि जी याद रखिए ये वायरस जो है हर व्यक्ति पर अलग अलग रूप में असर डाल रहा है। कब किस जी व्यक्ति को मौत के चपेट में ले ले ये कोई नहीं जानता है।
इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।